नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत काव्य पोर्शन पर आप सभी से बातचीत की थी, लेकिन अब शुरू हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे, जो कि काव्यशास्त्रीय आधार पर यहाँ पर आप सभी को पढ़ना है। तो हम प्रश्न नंबर 42 के अंतर्गत आप सभी से चर्चा करेंगे, काव्य के स्वरूप पर विचार कीजिए। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है या फिर प्रश्नोत्तर है, आगामी सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू बीपीएससी के इंटरव्यू में गए हुए थे और वहां पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर डॉक्टर राम संजीवन पांडे नाम के एक्सपर्ट थे, जो कि हमसे पूछे कि काव्य के स्वरूप के बारे में बताइए। क्योंकि अभी तक हमने हिंदी एकेडमिया में जो देखा है, बहुत कम जगहों पर इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों को बताया जाता है। हमने भी सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही रस, छंद, अलंकार इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम काव्य के स्वरूप पर आपसे सवाल किए हुए हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ये प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, लंबी कविता, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने दोबारा समझने के बाद इसका आंसर दिया। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमें लगता है कि जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो सरलता के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप सभी से कितनी बार ये निवेदन किया कि आप किसी भी एग्जाम को लेकर थंबनेल के हिसाब से मत जुड़िए कि मेंस का है तो मैं नहीं देखूंगा, प्री का रहेगा तभी देखूंगा, इंटरव्यू का रहेगा तभी देखूंगा। आप अपने को समय में मत बांधिए, क्योंकि आप विश्वास करते हैं तो एक एक वीडियो आप सभी के एकेडमिक जीवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भले ही आप देख रहे हैं कि काव्य के स्वरूप पर विचार कीजिए, प्रश्न केवल एक लग रहा है, लेकिन जब आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो इसमें कम से कम आपके 10 प्रश्न कवर किए जाएंगे। ठीक है, और एक चीज और क्लियर होगा कि जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो बार बार आप देखेंगे कि प्रबंध काव्य की बात होगी, मुक्तक काव्य की बात होगी, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रगीत, गीत, ठीक है, लंबी कविता, छोटी कविता। आज ये सभी पारिभाषिक शब्द क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए एग्जाम में 125, 200, 250 शब्दों में ये प्रश्न आए और कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि अनुराज हिंदी एकेडमी से पढ़ाई की है और आप काव्य के स्वरूप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो चलते हम सीधे इसके उत्तर को देखते हैं। देखा जाए तो काव्य के रूपों में प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत तथा विभिन्न प्रकार की कविताएं, नवगीत, गजल, लंबी कविताएं, चतुष्पदी आदि की गिनती की जा सकती है। काव्य के रूप से मतलब काव्य कितने रूपों में लिखा जाता है, उसके कौन कौन से फॉर्म है। ठीक है, तो हमने फॉर्म के बारे में बात की। पहला जो फॉर्म है वो है प्रबंध काव्य। आप याद कीजिए कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, आदिकाल पढ़ते हैं, भक्तिकाल पढ़ते हैं, रीतिकाल तक ये प्रबंध काव्य कई बार आता है। और आपने कवि बिहारी लाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कथन जरूर पढ़ा होगा कि अगर प्रबंध काव्य बगीचा है या फिर वनस्थली है तो जो मुक्तक है वो गुलदस्ता है। तो ये वही प्रबंध काव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार प्रबंध काव्य है क्या। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, प्रबंध और काव्य। तो कुछ आप इसी शब्द के अर्थ के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। ऐसा काव्य जो कवि द्वारा पहले से ही
पूरा व्यवस्थित फॉर्म में हो, कभी ये निर्धारित कर लिया हो कि मुझे क्या क्या करना है और इसको कितना लंबा करना है। तो प्रबंध ऐसी साहित्यिक रचना है जिसमें सभी पद्य एक कथा, विचार या भाव के माध्यम से एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं। उसमें आरंभ से अंत तक एक मूल भाव बना रहता है। तो प्रबंध काव्य आप समझ गए कि काव्य का एक फॉर्म है, एक रूप है, जिसमें कोई न कोई एक कथा होगी, विचार होगा, भाव होगा, और ये तीनों एक दूसरे से मिले होंगे, अलग नहीं होंगे, संबद्ध रहते हैं और शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही भाव बना रहता है। और अब कहानी काव्य ही रहता है, लेकिन इसको कहानी के रूप में आप पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आगे चलकर प्रबंध को के दो मुख्य भेद किए गए, जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के ही दो रूप हैं। महाकाव्य, इसमें भी जुड़ा हुआ है ऐसा काव्य जो कथा वस्तु में, आकार में बृहद हो, वो क्या हो गया? महाकाव्य हो गया। और खंड काव्य, इसके भी शब्द के अर्थ छिपा हुआ है शब्द में ही, कि ऐसा काव्य जो ऐसा लग रहा है कि कोई अंश है या फिर कोई खंड है। आगे उत्तर को बढ़ाते हुए लिखेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य का अर्थ है महान काव्य। महान काव्य कब होगा? जब वो अपने आकार में, अपने कथानक में, अपनी पात्र योजना में और शैली के दृष्टिकोण से वो महान काव्य होगा। तो आप महाकाव्य की परिभाषा लिखेंगे। महाकाव्य का अर्थ है महान काव्य। महाकाव्य में आकार, कथानक, पात्र और शैली का महत्वपूर्ण योग होता है। इसमें महापुरुषों का प्रेरणादायक चरित्र होता है, कहानी भी बड़ी होती है तथा इसका आकार भी बड़ा होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम आगे कुछ रचनाओं की बात किए हैं। बीच में रामचंद्र शुक्ल के बिना कोई भी उत्तर अधूरा हो सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना के अंतर्गत कविता क्या है में काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, इन सभी चीजों पर थोड़ा बहुत विचार किया है। रामचंद्र शुक्ल महाकाव्य में 4 तत्व आवश्यक माने हैं। इतिवृत्त यानी कथानक का प्रसिद्ध होना तथा महत्वपूर्ण होना, वस्तु व्यापार वर्णन यानी पात्रों की विभिन्न स्थितियों या नैसर्गिक दृश्यों का वर्णन, भावों की व्यंजना, उत्तम व्यंजना और संवाद योजना। आप देखेंगे कि इसी कसौटी पर रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस और तुलसीदास का मूल्यांकन किया है। आपको याद आ गया होगा कि भक्ति काल में चाहे वो पद्मावत हो, रामचरितमानस हो, सूरसागर हो, उन सभी महाकाव्यों का मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी आधार पर किया है और खास खास विशेषताओं का जिक्र किया है। तो इसके लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास निश्चित तौर पर पढ़ लेना चाहिए और सरलता से समझने के लिए वस्तुनिष्ठ संकलन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ये 4 तत्व आवश्यक माने हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि वो कौन कौन से चारों तत्व हैं। इनको जरूर आप नोट करके जाइए। हो सकता है कि प्रवृत्तियों पर आधारित या फिर सब्जेक्टिव पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन आ जाएं। पढ़ने के लिए तो आपने वन लाइनर किताबें पढ़ी होंगी, प्रैक्टिस सेट भी बहुत किए होंगे, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप प्रश्न को देखकर घबराना शुरू कर देंगे, परेशान होंगे, पसीना होने लगेगा, बार बार पानी पीने जाएंगे। तो चीजों को क्लियर कीजिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य में 4 तत्व कौन कौन से महत्वपूर्ण रूप से माना है, उनको आपने नोट कर लिया होगा और एक समझ विकसित कर लिए होंगे। हिंदी के पुराने महाकाव्यों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, जायसी का पद्मावत, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस प्रसिद्ध है। जब हम हिंदी के पुराने महाकाव्यों की बात करते हैं तो शुरुआती दौर में यही 2-3 महाकाव्य आते हैं। अगर थोड़े से शब्द आपको कम लिखने हैं तो गोस्वामी तुलसीदास को यहां से कट कर सकते हैं, तुलसीदास ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ शब्दों को कम करने का एक ट्रिक होता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो हमने सोचा कि जो भी है उसको लिख देते हैं। ये तो हिंदी के पुराने महाकाव्य हो गए। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल के महाकाव्यों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अगर शब्द कम करना चाहते हैं तो हरिऔध भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
हरिऔध का प्रिय प्रवास, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो ये 3 महाकाव्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि किन किन रचनाओं को ध्यान रखें, किन किन रचनाकारों को ध्यान रखें, बहुत टेंशन हो रहा है, प्रकाशन वर्ष नहीं याद हो रहा है, फला चीज नहीं याद हो रहा है, ढेका चीज नहीं याद हो रहा है। लेकिन आप तमाम इधर उधर के तथ्यों को ध्यान में रखें, लेकिन मेन नहीं ध्यान रखें। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं प्री की, तो पृथ्वीराज रासो के बारे में अच्छे से पूरा क्लियर करके जाइए, जो भी जितने भी तरीके के तथ्य आपको मिले। पद्मावत के बारे में अच्छे से पढ़कर जाइए, रामचरितमानस के कांडों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, और जो भी चीजें हैं, कितने सालों में लिखा गया, क्या हुआ। आधुनिक काल के जो महाकाव्य हैं, कुछ पढ़े ना पढ़े, प्री प्रवास के बारे में जरूर पढ़िए। एक जो संस्कृत वृत्त वाला क्वेश्चन आता है वो आता ही आता है, प्रकाशन को लेकर, सर्ग को लेकर क्या नहीं आता है, इसको ध्यान में रख के जाना है। साकेत को ध्यान में रख के जाना है, इसके नाम को लेकर, इसके अर्थ को लेकर, ठीक है, और कितने सर्ग हैं, क्या है, कौन से सर्ग महत्वपूर्ण है, सभी चीजें आपको क्लियर करके जानी है। कामायनी के जो 15 सर्ग है, प्रकाशन वर्ष से लेके पूरा सर्गों का क्रम क्या क्या है, इंपॉर्टेंट करके जाना है। मान लीजिए आप मेन चीजों को बढ़िया से क्लियर कर लिए हैं, तो उटपटांग को तो आप आराम से हल कर लेंगे। अगर आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की है तो उटपटांग क्वेश्चंस को भी आप समझ जाएंगे कि जब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो अन्य विद्यार्थियों को भी दिक्कत आ रही होगी, आप होपलेस नहीं होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा एक माइंड गेम है, वो वहां पर आपको माइंड से खेलना है। अगर आप दबाव में आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, वर्षों महीनों की तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो ये सारी चीजें आप इतनी अच्छे से तैयारी को महसूस कीजिए कि पेपर देखते ही आप समझ जाइए कि किस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे तो घाटे में जा रहे हैं, और किसका देंगे तो हमें लाभ हो रहा है। जो रिपीटेड पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। अगर नए प्रश्न आ गए, उटपटांग तरीके के प्रश्न हैं जो कि केवल गोला रंगने से ही ऊपर वाले की ही दया से सही हो रहे हैं, तो वो तो किसी के भी हो सकते हैं, उसके लिए नहीं कहा जा सकता। इस तरीके की 1-2% लोग ही उसको करते हैं। अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो उसको भी थोड़ा सा समय लेकर आप कर सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, परीक्षा में मानसिक संतुलन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, हमारे मन में जब हम इस लेक्चर को तैयार कर रहे थे, आप देखेंगे कि जब खुद से तैयार किया जाता है लेक्चर तो पता रहता है कि किसको बोल्ड करना है, किस पे फोकस करना है, किस पे क्या करना है। आप किसी और जगह पर इस चीज को नहीं देखते होंगे। हम खुद कंटेंट को तैयार करते हैं, एक से अधिक बार देखते हैं और खुद परीक्षार्थी बन जाते हैं, और आपके हिसाब से इसको सोचने का प्रयास करते हैं, और मन में यही रहता है कि कहां पर हमें विद्यार्थियों के दिमाग को क्लिक करना है कि इस पर ध्यान रखिए। तो कम से कम ये 6 रचनाएं आप आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से तैयार करके जाएंगे, और यहां से आप समझिए कम से कम 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही, अधिक की हम ज्यादा कल्पना नहीं करेंगे। तो महाकाव्य आप समझ गए कि जो आकार, कथानक, पात्र और शैली के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, उसमें कोई ऐसा चरित्र होता है जिससे कि हम प्रेरणा लेते हैं, जैसे राम, कृष्ण, राधा कृष्ण, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसमें जो राजा रतन सेन, रामचरितमानस में राम हो गए, ठीक है। साकेत में जो उर्मिला है, कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा, ये सब तो आपके दिमाग में आने चाहिए और आ भी रहे होंगे। आगे बात करते हैं खंड काव्य के बारे में। खंड काव्य आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये प्रबंध काव्य का दूसरा भाग है। महाकाव्य का ही आंशिक रूप से अनुसरण करने वाली विधा खंड काव्य कही जाती है, यानी कि जो महाकाव्य से थोड़ी सी छोटी हो। नाम से ही पता चल रहा है कि उसको खंड कर दिया गया, उसका एक कोई अंश उठाया गया है। खंड काव्य में कोई एक प्रसंग, घटना, किसी बड़ी कथा का एक अंश या किसी एक विषय वस्तु का वर्णन हो सकता है। यानी कि उसको संपूर्णता में न लेते हुए कोई प्रसंग उठा लिया गया, कोई घटना उठा ली गई, कोई कथा उठा ली गई, कोई अंश उठा लिया गया, कोई विषय वस्तु उठाकर उसका वर्णन किया गया। महाकाव्य की भांति इसमें जीवन की समग्रता और पूरी कथा नहीं होती। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। ये बहुत बड़ा प्रश्न तब हो जाएगा जब सवाल आ जाएगा कि जयद्रथ वध किस प्रकार की रचना है। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, लंबी कविता। तो तमाम विद्यार्थी जो सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किए हुए हैं, आप भले 500 प्रैक्टिस सेट कर ले लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है,
तो बार बार आपके दिल में आएगा कि हमने तो मेन चीज पढ़ा ही नहीं है, हम तो खंड काव्य के बारे में अच्छे से इसका बेसिक जानते ही नहीं है, तो आप वहां पर परेशान होंगे। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं वो भले राष्ट्र कवि को हटा देंगे शब्दों को कम करने के लिए, लेकिन ये बता देंगे कि जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, क्योंकि इसमें महाभारत की पूरी कथा न होकर केवल अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के मारे जाने की घटना का ही वर्णन किया गया है। एक चीज तो आपको पता चल गया कि जयद्रथ वध खंड काव्य है। इसकी पृष्ठभूमि कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है। और इसमें कथा किसकी है कि अर्जुन जयद्रथ का वध करते हैं, इसीलिए इसका नाम है जयद्रथ वध। इसी प्रकार गुप्त जी की ही पंचवटी भी एक खंड काव्य है। एक तो हो गया आपका जयद्रथ वध, दूसरी जो रचना है पंचवटी, अब वो भी क्या है? खंड काव्य है। यह काव्य रामायण की कथा पर आधारित है। इसमें रामायण की पूरी कथा नहीं है, उसमें से पंचवटी में शूर्पणखा से लक्ष्मण और राम की भेंट और फिर लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काटे जाने के प्रसंग का ही चित्रण कवि ने किया है। तो पंचवटी को बिना पढ़े ही आपने अपने दिमाग में रख लिया कि यह खंड काव्य है, रामायण पर आधारित है। शूर्पणखा, जो कि आप रामलीला देखते हैं तो एक बड़ा ही प्रतीक्षा वाला एपिसोड होता है कि शूर्पणखा की नाक कब कटेगी। उस दिन बहुत सारे लोग दर्शक के रूप में मौजूद रहते हैं, तो इस प्रसंग को भी आप जान लिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित खंड काव्य है। तो रश्मिरथी कैसा काव्य है? वो खंड काव्य है। किसके जीवन पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर आधारित है। कई बार यही सभी प्रश्न बहुत बड़े हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो चीजों को आप समझ रहे होंगे। इसके पूर्ववर्ती हमने जिन महाकाव्यों के बारे में आप सभी से चर्चा की थी, उनको याद कर लिए होंगे। खंड काव्य को याद कर लेंगे, जयद्रथ वध, पंचवटी, रश्मिरथी। इसके अलावा जब आप हमसे जुड़े हुए हैं तो राम नरेश त्रिपाठी बहुत सारे खंड काव्य लिखे हुए हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी होमवर्क के तौर पर पूछा हुआ था, यहाँ पर भी आपके दिमाग में वो चीजें आ गई होंगी कि उनके कौन कौन से खंड काव्य हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखिए। मुक्तक, आपने रीतिकालीन कवियों को देखा होगा, उन्होंने खूब मुक्तक लिखा हुआ है, जिसमें घनानंद इत्यादि का नाम ज्यादा लिया जा सकता है। मुक्तक का मतलब क्या है? मुक्तक स्वतंत्र तथा अपने आप में पूरी रचना है। मुक्तक क्या है? ये स्वतंत्र रूप में है और जितना लिखा गया वो अपने आप में क्या है? पूर्ण रचना है। एक ऐसा पद्य या कुछ पद्यों का समूह जो अपने आप में पूरा हो, मुक्तक कहलाता है। इसमें सिलसिलेवार कोई कथा नहीं होती। जैसे आपने महाकाव्य में देखा, खंड काव्य में देखा, कथा उसमें कॉमन है, लेकिन मुक्तक में इस तरीके की कोई बात नहीं होती है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर मुक्तक में आप देख रहे हैं। यानी कि मुक्तक में जो कथा वस्तु चीजें होती हैं, इतिवृत्तात्मकता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे द्विवेदी युगीन जितनी भी रचनाएं हुई, जैसे आप प्रिय प्रवास को देखिए, साकेत को देखिए, और जो हमने राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं के बारे में बात की, उसमें इतिवृत्तात्मकता है। आपको वो चीज याद आ गई होगी कि द्विवेदी युग की खास जो विशेषता इतिवृत्तात्मकता क्यों है, क्योंकि इसमें ये कथा वस्तु पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन जैसे ही आगे के कालखंडों को देखेंगे, छायावाद को देखेंगे, प्रगतिवाद को देखेंगे, हलावाद को देखेंगे, प्रयोगवाद, आगे किस पर ज्यादा जोर दिया गया? वो मुक्तक काव्य के ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि उसमें कथा वस्तु का अभाव था। मुक्तक के दो प्रकार हैं, गेय मुक्तक तथा अगेय मुक्तक। यानी कि मुक्तक को कुछ ऐसे मुक्तक लिखे जाते हैं जिनको कि गाया जा सके, और कुछ ऐसे हैं जिनको कि गाया नहीं जा सकता। ये कवि के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से मुक्तकों को लिख रहा है। तो इसी को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में कहा कि प्रबंध काव्य वनस्थली है। तो मुक्तक क्या है? एक गुलदस्ता है, ठीक है, उसी वनस्थली से बना हुआ है, लेकिन वो अपने आप में क्या है? पूर्ण है। उसमें भी विविधता हो सकती है। वनस्थली में भी आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, लेकिन गुलदस्ता जो कि अपने आप में कंप्लीट है। आप लोगों ने दिया भी होगा, कभी नहीं दिया होगा तो 14 फरवरी को दिया ही होगा, और कभी स्पेशल प्रोग्राम होता है तो दिए ही होंगे, किसी न किसी को दिए होंगे। तो आप याद कीजिए, इसी तरीके से याद करना है, अपने व्यवहारिक जीवन से भी जोड़कर चीजों को देखना है। अब हम बात करते हैं अगला जो रूप है वो है गीत। जब भी गीत की बात आती है तो हम भक्ति काल में भी पहुंच जाते हैं और
आधुनिक काल में भी आ जाते हैं। खासतौर से महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ गीत लिखे हुए हैं। तो गीत क्या है? मुक्तक का ऐसा रूप जो गाए जाने के लिए ही हो, गीत कहलाता है। प्रत्येक गीत में दो भाग रहते हैं, स्थाई और अंतरा। पहली पंक्ति जिसे बाद में बार बार दोहराया जाता है, स्थाई कहलाती है। शेष पंक्तियां अंतरा कहलाती हैं। गीत में स्थाई और अंतरों की सभी पंक्तियां गायन के अनुसार ताल, लय और छंदों में बधी होती हैं। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, रैदास, आगे आप महादेवी वर्मा, इन सभी को जोड़ लें तो आदि के पद या गीत इसके उत्तम उदाहरण है। आधुनिक गीत में चार तत्व विशेष रूप से मिलते हैं और ये चार तत्व ऑप्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों तत्वों में से एक कोई गायब कर दिया जाएगा और सवाल बन जाएगा कि निम्नलिखित में से गीति के तत्व नहीं है। ठीक है, तो तुरंत आप बता देंगे। जैसे गीत के जो चारों तत्व हैं, इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, भावमयता होनी चाहिए, वैयक्तिकता होनी चाहिए, तनाव या तनाव से मुक्ति होनी चाहिए। जैसे आप गीत तभी गा सकते हैं जब आप तनाव से मुक्त हो। कभी कभी हम तनाव में भी गाते हैं। तो इन चारों तत्वों को ध्यान में रखिए कि वो संक्षेप में रहे, उसमें कोई फीलिंग, इमोशन हो, ठीक है, और एक किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित हो। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, या फिर जो मैं शैली में ज्यादा चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जब मैं जीडीसी का एग्जाम कभी दिया करता था तो एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि लहर किसका संग्रह है। ऑप्शन में दिया था गीतों का संग्रह। तो लहर को ध्यान में रखिए। लहर का प्रकाशन वर्ष कब है, किसकी रचना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपने प्री की तैयारी कमर कस के पूरी कर ली है। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला है प्रगीत। मुक्तक श्रेणी की रचनाओं में प्रगीत अपेक्षाकृत नई विधा है। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। आपने इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हुए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए बार बार गीति काव्य का जिक्र सुना होगा। तो क्या है, मुक्तक श्रेणी की कविताओं में ही आता है, लेकिन ये नई विधा के अंतर्गत है। अंग्रेजी में इसे लिरिक कहा जाता है। प्रगीत में गीत के सभी लक्षण लागू होते हैं, पर इसका गाया जाना अनिवार्य नहीं है। गीत को तो गा सकते हैं, लेकिन जो प्रगीत है कोई जरूरी नहीं है कि इसको गाया जाए। गीत में छंद और लय संगीत शास्त्र के अनुसार होते हैं। प्रगीत में इनका संगीत के अनुसार होना भी आवश्यक नहीं है। प्रगीत एक ऐसी लयबद्ध पद्य रचना है जो छंद या मुक्त छंद में भी हो सकती है तथा जिसमें कवि की निजी भावनाएं व्यक्त होती हैं। भावनाओं की तीव्रता इसकी विशेषता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, स्नेह निर्झर बह गया, ये किसकी रचना है? स्नेह निर्झर बह गया, निराला की रचना है। आप याद कर लिए होंगे कि हाँ, इसको हमने, वो किस में आ जाएगा? गीति काव्य में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं नीर भरी दुख की बदली, ये सब भी गीति काव्य के अंतर्गत के ही उदाहरण है। आगे बात करते हैं मुक्त छंद की कविताएं। आधुनिक काल में आप देखेंगे कि इस पर काफी कवियों ने जोर दिया। मुक्त छंद की कविता में अंत्यानुप्रास यानी तुक का बंधन नहीं रहता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहीं पर आपका एक अलंकार भी तैयार हो गया जो कि अनुप्रास का एक प्रकार है या फिर उसका एक भेद है, यानी अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या है? तुकबंदी वाला, जो ऊपर की लाइन है वही नीचे की लाइन हो। तो न अलंकार को न पढ़ते हुए भी आपने यहाँ पर समझ लिया कि अंत्यानुप्रास क्या होता है? तुकबंदी से युक्त होता है। तो अंत्यानुप्रास का बंधन नहीं रहता मुक्त छंद में। लय इसमें अंतर्निहित या भीतर ही भीतर छिपी रहती है, पर मात्राओं या वर्णों के विन्यास की दृष्टि से छंद के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि ये छंद से एकदम क्या रहने वाला है? मुक्त रहने वाला है। जो आप भक्तिकालीन कविताओं को देख रहे हैं या फिर रीतिकालीन कविताओं को देख रहे हैं, उससे बिल्कुल एकदम से अलग। और इसका ज्यादातर प्रयोग किया गया, वो छायावादी कवि निराला इसके प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। ये सारी चीजें आप जान ही रहे हैं। तो मुक्त छंद। लंबी कविता। आधुनिक साहित्य में खंड काव्य का स्थान लंबी कविता ने ले लिया है, जिसको हम प्रबंध काव्य का दूसरा रूप देख रहे थे, खंड काव्य। लेकिन आधुनिक काल में आकर यही खंड काव्य किस में परिवर्तित हो गया?
लंबी कविता में परिवर्तित हो गया। लंबी कविता प्रायः मुक्त छंद में लिखी जाती है। ठीक है, लंबी कविता किसमें लिखी जाती है? मुक्त छंद में लिखी जाती है। यह वर्णात्मक, विवरणात्मक, भाव प्रधान हो सकती है। निराला की राम की शक्ति पूजा, मुक्तिबोध की अंधेरे में, अज्ञेय की असाध्य वीणा लंबी कविता के उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं कि न चाहते हुए हमने यहाँ पर मेंस के हिसाब से आप सभी को बताया है, लेकिन आपका बेस एकदम से तैयार हो गया। आपको असाध्य वीणा भी ध्यान रखकर जाना है, अंधेरे में ध्यान रख के जाना है, राम की शक्ति पूजा को ध्यान में रख के जाना है। इसके बाद जितनी भी रचनाएं हमने आप सभी को बताई, सभी को ध्यान में रख के जाना है। और उम्मीद करता हूं कि काव्य के स्वरूप को आप एकदम से समझ गए होंगे कि प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, ठीक है, मुक्तक काव्य क्या है, गीत क्या है, प्रगीत क्या है, मुक्त छंद क्या है, लंबी कविता क्या है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं गए। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमने एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को एक साथ प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि जो काव्य का रूप है वो समय समय पर बदलता गया है। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वैसे तो कहा गया कि जो साहित्य है वो जनता के चित्तवृत्ति संचित उसका प्रतिबिंब होता है, और जैसे ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है वैसे ही साहित्य भी बदल जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे काव्य का रूप भी बदलता गया। बहुत बार सवाल उठता है कि आजकल की जो भी कविताएं लिखी जा रही हैं, अब वो संस्कृत काव्य शास्त्र पर कितना खरी उतरती हैं। तमाम विद्यार्थी रिसर्च या पीएचडी के टॉपिक्स को लेकर चर्चा परिचर्चा करते हैं, पूछते भी हैं। तो एक टॉपिक ये भी बन सकता है कि जो समकालीन हिंदी कविता है अब वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय पद्धति पर कितना सटीक उतर रही है, या फिर वो जो आज के काव्य रूप हैं या फिर जो काव्य नियम है उसके आधार पर चल रही हैं। तो एक आप टॉपिक इस तरीके का भी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। हमने अपने अनुभवों के आधार पर और जो फ्यूचर में आप सभी से पूछा जा सकता है, जिन परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं है वहां पर तो आप फ्री हैं, लेकिन जहां पर इंटरव्यू है खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि में, वहां पर ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत बड़े हो जाते हैं और नहीं बताने पर जो शर्मिंदगी आती है, बार बार जो कचोटपन आता है कि काश हमें कोई अच्छा शिक्षक मिला होता जो ये सारी चीजें बता दिया होता, तो आज हम एक्सपर्ट के आंख में आंख डालकर बता दिए होते कि काव्य के रूप क्या होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।